जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द प्री सिक्योर ऑफ स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज के जुलाई 16, 2025 प्री सिक्योर में हम लोग करंट अफेयर्स के इन टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए। पहला टॉपिक होगा कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। अब इसे कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम जो है, इसके बेसिक्स हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के क्लासेस में भी पढ़ते हैं। कई बार यूपीएससी या बाकी स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चंस आते हैं कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को, और अभी ये रिसेंट न्यूज़ में भी मेंशन है। सो वी विल स्टडी व्हाट इज दिस कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, किस तरह से इसकी ट्रेडिंग की जाती है, इसका पर्पस क्या होता है, एनवायरनमेंट इकोलॉजी को किस तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए। देन नेक्स्ट होगा एक टर्म जो कि न्यूज़ में मेंशन था, थिरुकुरल। अब थिरुकुरल जो है, दिस इज अ तमिल टेक्स्ट। ये एक तमिल बुक है, तमिल टेक्स्ट है, जिसको लिखने वाले थे फेमस तमिल सेंट थिरुवल्लुवर। क्या रेफरेंस है थिरुकुरल का, थिरुवल्लुवर ने क्या बताया था, वो हमारे आज के सेशन का पर्पस होगा। हम बाकी भी तमिल लिटरेचर के बारे में और पढ़ेंगे कि तमिल लिटरेचर में बाकी क्या चीज़ें मेंशन है। देन नेक्स्ट टॉपिक वुड बी फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। मतलब फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन एक ऐसी टेक्निक जिससे जो हार्मफुल सल्फर के ऑक्साइड्स निकलते हैं, इन सल्फर के ऑक्साइड्स को एटमॉस्फेयर में ये हार्मफुल लेवल पर ना पहुंचे, क्योंकि सल्फर के ऑक्साइड्स कई टाइप के इसके वजह से हेल्थ इश्यूज अराइज होते हैं। इवन एसिड रेन में भी कंट्रीब्यूट करता है। सो वी विल स्टडी व्हाट इज दिस फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, कैसे डीसल्फराइजेशन किया जाएगा सल्फर के ऑक्साइड्स के हार्मफुल इफेक्ट्स को रोकने के लिए। देन तलिस्मन सैब्रे। तलिस्मन सैब्रे इज एक्चुअली अ मिलिट्री एक्सरसाइज जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। व्हाट इज दिस मिलिट्री एक्सरसाइज, किस तरह से पार्टिसिपेशन होता है, कितने ईयर के इंटरवल पे होता है, सारे एग्जाम स्पेसिफिक, प्रीलिम्स स्पेसिफिक सारी डिटेल्स। देन लायन टेल्ड मैसेक, ये ना यूपीएससी का फेवरेट स्पीसीज है। यूपीएससी हमेशा इसके बारे में पूछता है, कई बार पूछ चुका है, और बाकी स्टेट पीसीएस भी। अब अगेन ये फिर से न्यूज में है, क्या इसके कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं, आईयूसीएन इसके बारे में क्या कहता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या इसके लीगल मेजर्स है प्रोटेक्शन के, वो कल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस का डिस्कशन और आज के नए प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो ये आज के आपका प्री सिक्योर का सेशन होगा। तो पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम से रिलेटेड। न्यूज में द हिंदू ने इसको कवर किया, दैट असेसिंग इंडियाज कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम टारगेट्स। द हिंदू में एक बड़ा अच्छा आर्टिकल छपता है कि इंडिया के कार्बन क्रेडिट टारगेट का असेसमेंट किया गया है। देखते हैं क्या है ये असेसमेंट, क्या कार्बन क्रेडिट टारगेट है, कार्बन क्रेडिट स्कीम है। सो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द सीसीटीएस कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम इज अ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। अब जब ट्रेडिंग स्कीम है तो फिर मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म तो होगा ही, अंडर द इंडियन कार्बन मार्केट दैट अलाउज ट्रेडिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। करेक्ट है जी ये स्टेटमेंट। एक्चुअली ये देखो इस तरह से वर्क करता है कि सपोज हम दो इंडस्ट्रीज का एग्जांपल लेते हैं, एक है इंडस्ट्री ए और दूसरी है इंडस्ट्री बी। अब ये इंडस्ट्री ए जो है, इसने बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कर दिया, जिससे कि इनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने का, ये उसको मीट नहीं कर पाए। बट इंडस्ट्री बी जो है, उन्होंने बहुत ही कम ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन किया है। तो इनके पास क्या हो गया, इनके पास हो गया कार्बन क्रेडिट, दैट नाउ दे हैव कार्बन क्रेडिट। या इन्होंने सपोज अफॉरेस्टेशन किया, मतलब इन्होंने ट्रीज प्लांट करने का काम किया है। तो ट्रीज प्लांट करने का काम किया, इससे भी इनके पास कार्बन क्रेडिट हुआ। इंडस्ट्री ए वाले इनसे खरीदेंगे कार्बन क्रेडिट कि साहब हमसे इतने पैसे ले लो और हमको 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन क्रेडिट जितना खरीदना है उतना दे दो। इससे क्या हो रहा है, इन्होंने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का या बाकी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन किया था, तो उसकी भरपाई कर रहे हैं इनको कार्बन क्रेडिट के फॉर्म में पे करके। इनके जो अफॉरेस्टेशन के मेजर्स हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे, ये आगे भी कार्बन एमिशन कम कर पाएंगे। ये हो गया मार्केट बेस्ड कार्बन मैकेनिज्म, सिंपल शब्दों में समझ लो। Second, the scheme is administered by BEE, Bureau of Energy Efficiency, and the National Steering Committee for Indian Carbon Market. Again correct है, इसे Bureau of Energy Efficiency जो बॉडी है हमारी। आप ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में जब मार्केट से बल्ब खरीद कर लाते हो, जो हम बल्ब यूज करते हैं एलईडी बल्ब, आप वहाँ पर भी देख सकते होगे। जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कैसी बॉडी है, क्या ये स्टैच्यूरी बॉडी है, नॉन स्टैच्यूरी बॉडी है, क्या है इसका फॉर्मेशन, मुझे बताइएगा। स्टैच्यूरी है तो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग बनी है ये बताना। थर्ड, द सीसीटीएस फोकसेस प्राइमरली ऑन इंप्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी इन पावर सेक्टर ओनली। एक्चुअली नॉट, अभी तक सीसीटीएस ना पावर सेक्टर में एक्चुअली इंप्लीमेंट किया ही नहीं गया है, आगे हो सकता है किया जाएगा। सो 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। अब हम इसके डिटेल्स देखते हैं कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम का।
तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के बारे में ये तो हमने पढ़ लिया कि एक मार्केट बेस्ड फ्रेमवर्क है, जहां पे अगर सपोज किसी इंडस्ट्री ने ज़्यादा कार्बन एमिशन किया तो उन्हें खरीदना होता है कार्बन क्रेडिट। ये एक्चुअली में किसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है? पहले एक पैट स्कीम चलती थी, पैट स्कीम से हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन पे काम कर रहे हैं। पैट स्कीम क्या था? यहाँ देखो पैट स्कीम, अब इस तरफ आ जाओ, यहाँ जहाँ कर्सर है। पैट स्कीम का मतलब था परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। मतलब कि भैया आपको क्या करना है, एक टाइप की एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम थी जो रिड्यूसिंग स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन के लिए, कि आपने एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री ए हो गया, इंडस्ट्री ए ने अपना एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव किया, मतलब उन्होंने एनर्जी का यूज कम किया, तो उसके वजह से उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा, इंसेंटिवाइज किया जाएगा एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, एनर्जी का यूज कम करने के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशन पे ध्यान दे रहे हैं कि आपने एनर्जी का एफिशिएंसी तो कम किया, लेकिन सपोज आपने उसके लिए ज़्यादा आपने थर्मल पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी आती थी उसको यूज किया, या आपने फिर एनर्जी एफिशिएंसी कम करने के बाद भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन ज़्यादा किया, तो एक्चुअली में इंपैक्टफुल ज़्यादा नहीं हो पाता था पैट स्कीम। इसलिए इस पैट स्कीम का ऑल्टरनेटिव होगा ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन, मतलब जिसको हम कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम से इंप्लीमेंट करवाएंगे, जिससे कि हमारी इकोनॉमी जो होगी ना वो लो कार्बन इकोनॉमी बन सकेगी। पैट स्कीम का ऑल्टरनेटिव है। और देखते हैं हम CCTS के बारे में, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के बारे में। तो ये मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है? ये मैकेनिज्म इस तरह से काम करता है कि एक इंडस्ट्री है और उस इंडस्ट्री ने अगर टारगेट मीट नहीं किया तो फिर तो आपको जरूर में खरीदना क्या पड़ेगा, कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ेगा। आप कैसे खरीदोगे? आप कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स परचेज कर सकते हो या डायरेक्ट कार्बन क्रेडिट्स परचेज कर सकते हो दूसरे इंडस्ट्री से। इसके लिए इंडिया में, अगर इंडिया के हम क्लाइमेट गोल्स की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, इन्होंने अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन डिसाइड किया है, INDC, इंडियाज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो हमने टारगेट क्या रखा है कि हम 2030 तक अपनी GDP का 45% इमिशन इंटेंसिटी जो है, जिसमें हम ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करते हैं, उसको रिड्यूस कर लेंगे GDP का 45% तक। मतलब GDP में अभी सपोज अगर हम लोग 100 टन ऑफ CO2 एमिट कर रहे हैं तो हम लोग 45 टन ऑफ CO2 अभी से कम कर लेंगे, ऐसा एक टारगेट रखा गया है। और इसके लिए अलग अलग मेजर्स लिए जा रहे हैं, है ना, हमेशा अलग अलग मेजर्स लिए जाते हैं कि कार्बन का एमिशन कम हो सके, और जो एमिशन कम नहीं कर सके वो दूसरे से क्रेडिट परचेज करें जिन्होंने एमिशन कम करने का किसी न किसी तरह से काम किया है। गवर्निंग बॉडी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, साथ में साथ नेशनल स्टीयरिंग कमेटी फॉर इंडियन कार्बन मार्केट। BEE के बारे में जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो तुम्हें बताना है ढूंढकर। टारगेट सेक्टर की बात करें कि कौन कौन से सेक्टर अभी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के अंदर आते हैं, तो ये एल्यूमिनियम है, सीमेंट है, पल्प है, बाकी ये सारे सेक्टर्स आते हैं एक्सेप्ट द पावर सेक्टर। पावर सेक्टर अभी कवर्ड नहीं है, हो सकता है आगे इसको कवर किया जाएगा, बट करेंटली इट इज नॉट कवर्ड, याद रखिएगा इस चीज को। पावर सेक्टर इज नॉट कवर्ड अंडर कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। बाकी ये जो सेक्टर्स हैं, आप इन जो सेक्टर्स को देख रहे हो, ये इंडिया के लगभग 16% जो इंडिया की ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको कवर करते हैं, बट इकलौता पावर सेक्टर 40% इमिशन को कवर करता है। अब तुम बोलोगे कि सर ये कॉन्स क्यों है, ये फ्लॉ क्यों है कि ग्रीन हाउस कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम में इसको इंक्लूड नहीं किया गया? तो हाँ, इसके लिए क्रिटिसाइज किया जाता है, बट एक्चुअली बात क्या होती है ना कि हमारे यहाँ अभी भी हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा किससे प्रोड्यूस करते हैं? थर्मल पावर प्लांट से, जहाँ पे हम एक्चुअली में क्या बर्न कर रहे होते हैं कोल। तो जैसे जैसे हमारी डिपेंडेंसी कोल पे कम होती जाएगी, हम धीरे धीरे इनको भी इंक्लूड कर लेंगे। अभी इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि अगर अभी से इंक्लूड करेंगे ना तो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन स्लो हो जाएगा गाइज, फिर हम लोग बिजली कहाँ से मिलेगी? जिस बिजली के लिए शाहरुख साहब ने स्वदेश मूवी में उतना स्ट्रगल किया, वो बिजली चाहिए ना, इस वजह से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है थिरुकुरल। आप यहाँ देख सकते हैं अभी पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों पे ये लैंग्वेज को लेकर एक अननेसेसरी जो डिबेट, एक बहस चल रही है, जिसका प्रॉपर सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय लोग तरह तरह के आर्गुमेंट्स दे रहे हैं। खैर, ऐसा ही एक आर्गुमेंट के वजह से थिरुकुरल न्यूज में आया, जो कि अपने आप में एक बेहतर टेक्स्ट है। अगर थिरुकुरल को अच्छे से समझा जाए तो वो ऐसे अननेसेसरी डिबेट से बचने के रास्ते सिखाता है, एथिकल वेज सिखाता है, बट ठीक है, उसका यूज किया जा रहा है पॉलिटिक्स के लिए अभी। ठीक, हम अपना पढ़ने का काम करेंगे, हम अपनी सोच को सही रखेंगे। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने थिरुकुरल के बारे में बताया। नाउ लेट्स स्टडी व्हाट इज थिरुकुरल। वैसे तो इसे NCERT के बुक्स में भी पढ़ाया जाता है। हम अभी यहाँ देखते हैं थिरुकुरल क्या है। पहला स्टेटमेंट, थिरुकुरल इज अ क्लासिक तमिल लिटरेरी वर्क कंप्राइजिंग अराउंड 1330 कपलेट्स एट्रीब्यूटेड टू द पोएट थिरुवल्लुवर। एकदम सही है कि थिरुकुरल एक क्लासिक तमिल लिटरेचर वर्क है, मतलब
तमिल लिटरेचर में इसको वेद की संज्ञा दी जाती है कि ये एक टाइप का वेद है, तमिल वेद है, जिसको थिरुवल्लुवर नाम के तमिल सेंट ने लिखा था। करेक्ट है जी। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर सेक्शंस डीलिंग विथ वर्च्यू, वेल्थ एंड लव। करेक्ट, ये वर्च्यू, वेल्थ एंड लव इन तीनों सेक्शंस को बता रहा है। मतलब सोसाइटी में आपको जो कुछ भी चाहिए, जैसे आपको एथिकल क्वालिटीज़ इस्टेब्लिश करनी है, सोसाइटी में आपको इक्वलिटी प्रमोट करना है, सोसाइटी में किस तरह से लोग अपनी इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं, उन सब के बारे में थिरुकुरल बताता है, थिरुवल्लुवर साहब ने जो लिखा था। द टेक्स्ट इज स्ट्रिक्टली रिलीजियस, फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन हिंदू फिलोसफी एंड रिचुअल्स। कि जो हमारा टेक्स्ट है ये स्ट्रिक्टली रिलीजियस टेक्स्ट है। अब तुम जरा कॉमन सेंस लगाओ कि जिस टेक्स्ट में एथिकल आइडियाज बता रहे हैं, क्या उसको एक्सक्लूसिवली रिलीजियस रखा जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसमें एक्चुअली मोरल गाइडेंस बताए जाएंगे, एक्सक्लूसिव रिलीजियस रखने के बजाय। अब हम आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। तो थिरुकुरल को तमिल लिटरेचर वर्क, जिसको कि थिरुवल्लुवर ने लिखा था, अराउंड इसका टाइम पीरियड बताया जाता है। कुछ लोग इसको 300 BCE से 500 CE के बीच का वर्क बताते हैं। कुछ लोगों ने तो थिरुकुरल को यह भी बोला कि यह संगम पीरियड का वर्क है, हालांकि फिर आगे हिस्टोरियंस रिजेक्ट भी कर देते हैं। खैर, बट तमिल लिटरेचर है, हम इतना तो याद रखेंगे। क्या बताया जा रहा है? एथिकल इम्फेसिस, सोसाइटल थीम्स, एजुकेशन, फ्रेंडशिप, एग्रीकल्चर, सब कुछ, कल्चरल प्रिजर्वेशन। इसको तमिल वेद के नाम से भी बुलाया जाता है, याद रखिएगा, बताया है मैंने शुरू में। देन लिटरेरी क्वालिटीज, क्या क्या लिटरेरी क्वालिटीज एक सोसाइटी में होना चाहिए, ये सब बताने का काम हमारा थिरुकुरल बुक करता है, तमिल में लिखी गई एक बुक। बाकी हम तमिल लिटरेचर की बात करें तो हम तमिल लिटरेचर की शुरुआत मानते हैं संगम लिटरेचर से। संगम मतलब मिलना, कॉन्फ्लुएंस। बट यहाँ पे नदियों का संगम नहीं है, यहाँ पे किनका संगम है? तमिल पोएट्स का, उन जानकारों का, उन महान विद्वानों का जिनको तमिल लैंग्वेज के बारे में नॉलेज था। तो 3 संगम होंगे। पहला संगम जो होगा ना, फर्स्ट संगम, हम क्लास में पढ़ते हैं उसको कि पहला संगम से रिलेटेड हमारे पास कोई भी रिटन इन्फॉर्मेशन नहीं है, नो रिटन इन्फॉर्मेशन, कुछ लिखा नहीं गया था। सेकंड संगम का हमारे पास एक बुक है जिसका नाम है तोलकापियम, रिटन बाय अगस्त्य तोलकापियार। अगस्त्य ऋषि के शिष्य थे अगस्त्य तोलकापियार। ये सबसे अर्लीस्ट सर्वाइविंग वर्क माना जाता है तोलकापियम, क्योंकि इसके पहले का कुछ लिखा हुआ बचा नहीं है हमारे पास, यस हो सकता है लिखा नहीं गया हो। सो तोलकापियम इज द अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर वर्क। इसके अलावा कुछ और भी तमिल वर्क्स हैं, जैसे इतुट्टोगाई, ये 8 एंथोलॉजीज हैं तमिल में लिखी गई। पट्टू, यहाँ पे 10 एंथोलॉजीज हैं, 10 स्टोरीज हैं। साथ ही साथ 2 एपिक्स हैं, 2 तमिल एपिक्स। एक है सिल्पादिकरम, रिटन बाय इलांगो अडिगल, और दूसरा है मणिमेगलाई, रिटन बाय सत्तनार साहब ने लिखा था। इलांगो अडिगल के बाद सिल्पादिकरम का ये एक परफेक्ट सिक्वल है ना। सिल्पादिकरम और मणिमेगलाई अगर तुमने क्लास में पढ़ाया है, मैंने पहले पढ़ाया है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ व्हाट इज सिल्पादिकरम, व्हाट इज मणिमेगलाई। अदरवाइज कभी हम क्लासेस में पढ़ेंगे कि सिल्पादिकरम किस तरह से कन्नगी, कोवलन, 3 लोगों की कहानी, कन्नगी हो गई, देन कोवलन उसके हस्बैंड, और माधवी, इन तीनों की कहानी है सिल्पादिकरम। और मणिमेगलाई फिर मणिमेगलाई फिर कोवलन और माधवी की डॉटर, उनकी कहानी सिक्वल। ठीक है, चलिए उसके बाद एक और वर्क तेवरम। अब ये जो तेवरम है ना, ये आगे जाके जब हम सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भक्ति मूवमेंट पढ़ते हैं तो हम देखते हैं सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भक्ति मूवमेंट की शुरुआत 2 ग्रुप करते हैं। एक है अलवार ग्रुप जो भगवान विष्णु की भक्ति करते थे, और दूसरा है नयनार ग्रुप जो भगवान शिव की भक्ति करते थे। इन लोगों ने भक्ति का रास्ता सिखाया था, मतलब सोसाइटी में किसी भी टाइप की रिजिडिटी नहीं, कोई कास्ट प्रैक्टिस का रिजिडिटी नहीं, मेल फीमेल सब बराबर होंगे, मतलब मेल सेंट भी होंगे, फीमेल सेंट भी होंगे, अपर कास्ट लोअर कास्ट का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। सो तेवरम जो है वो नयनार मतलब शिव भक्ति सेंट्स जो थे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के, उनकी कंपोजिशन है। और नलियर दिव्य प्रबंधम, या सिंपल अगर दिव्य प्रबंधम भी बोले, ये अलवार सेंट्स मतलब जो भगवान विष्णु की वर्शिप करते थे उनका कंपोजिशन है। तो इस तरह से ये तमिल लिटरेचर है, साथ में थिरुकुरल जो कि हमने पढ़ा भी, थिरुवल्लुवर साहब ने लिखा था। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन से। तो ये क्वेश्चन है गाइस फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन से रिलेटेड। अगेन द हिंदू का एक आर्टिकल जो बोल रहा है कि SO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड्स, सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं जो हार्मफुल हो, एसिड रेन भी करवाते हैं, इनको लेकर हमारे यहाँ जो मेजर्स हैं वो अभी भी प्रॉपर मेजर्स नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ विच वी कैन विटनेस सीवियर हेल्थ इंपैक्ट्स, काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इंपैक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट FGD, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्निक। क्या है इसको समझेंगे डिटेल में। FGD इज ए टेक्नोलॉजी यूज्ड मेनली इन कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, क्योंकि कोल जो होता है ना इसमें सल्फर के कंपाउंड होते हैं, जलने के बाद ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2 या बाकी सल्फर के ऑक्साइड्स के रूप में एमिट होता है।
टू रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम एग्जॉस्ट गैसेस देयर बाय रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन। एकदम सही है जी, क्योंकि हम यहाँ पे ध्यान भी देना, देखो क्या है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, मतलब सल्फर के ऑक्साइड्स को या सल्फर के कंपाउंड को कम करने का काम कर रहा है। डी वर्ड है ना, नेगेटिव कैनोटेशन दे रहा है, सो करेक्ट है, एग्जॉस्ट गैसेस से सल्फर के कंपाउंड को निकालने का काम करेगा। दूसरा क्या, इन इंडिया द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट हैज मैंडेटेड इंस्टॉलेशन ऑफ एफजीडी यूनिट्स इन ऑल थर्मल पावर प्लांट्स बाय 2027-29। करेक्ट है। एक्चुअली में ये टारगेट पहले 2018 का रखा गया था, ये आगे लिखा है मैंने, तुम्हारे लिए नोट्स में भी मेंशन कर दिया है, 2018 का टारगेट था, बट हम इसको मीट नहीं कर पाए। अब 2027-29 हो चुका है टारगेट। मतलब यहाँ पर भी कंसर्न की बात है कि हम लोग सल्फर से रिलेटेड जो भी हार्मफुल ऑक्साइड्स निकलते हैं, इसके एमिशन को अच्छे से फुलफिल नहीं कर पा रहे, एमिशन रोकने को फुलफिल नहीं कर पा रहे। थर्ड, ऑल एफजीडी सिस्टम्स आर रीजेनरेबल। अब यही गलती हो गई कि सारे के सारे एफजीडी सिस्टम रीजेनरेबल हैं। मतलब रीजेनरेबल होंगे कि वापस हम इनको प्रोड्यूसिंग क्या करते हैं, ओनली रीयूजेबल बाई प्रोडक्ट सच एज एलिमेंट सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड्स, कि ये प्रोड्यूस क्या करेंगे, रीयूजेबल बाई प्रोडक्ट्स लाइक सल्फ्यूरिक या सल्फर एलिमेंटल सल्फर प्रोड्यूस करेंगे। ऐसा नहीं होता है, सारे के सारे एफजीडी रीजेनरेबल नहीं होते, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन रीजेनरेबल भी होते हैं। थर्ड इज रॉन्ग, 1 and 2 आर करेक्ट। आइए अब डिटेल्स में, आप जैसे यहाँ एक इमेज देख सकते हो एक पावर प्लांट का, जहाँ पे कोल को जलाकर क्या प्रोड्यूस किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। अब इससे देखो सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, बाकी भी ऑक्साइड्स निकलेंगे जो ग्रीन हाउस गैसेस में आते हैं। कई सारे इसके कंपाउंड्स होते हैं जो कोल को बर्न करने पे होता है, इसलिए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम में भी ये अभी तक नहीं है। तो फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन एक ऐसी टेक्निक हो गई जिससे कि हम SO2 का जो हार्मफुल कंपोनेंट है उसको हटाने का काम करेंगे, डिसल्फ्राइज करने का काम करेंगे। पहले जो टारगेट था, ये टारगेट 2018 में फुलफिल करना था, बट अब 2018 में नहीं हो रहा है, इसलिए डिले हो चुका है 2027-29 तक। दो टाइप के एफजीडी होते हैं, एक होता है वंस थ्रू मतलब नॉन रीजनरेबल, और दूसरा होता है रीजनरेबल। रीजनरेबल के केस में हमारे पास एलिमेंटल सल्फर्स भी जनरेट हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड जनरेट हो जाता है, जिसका हम यूज कर सकते हैं। नॉन रीजनरेबल के केस में सल्फर के वैसे कोई कंपाउंड जनरली नहीं जनरेट होते हैं। बाकी बात करें इसके की फीचर्स की या इसके क्या एडवांटेजेस हैं, तो एडवांटेजेस ये हैं डिसल्फ्राइजेशन करने के कि 95% तक सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है। बहुत अच्छी बात। एयर क्वालिटी इंप्रूव कर रहा है, एसिड रेन को लिमिट करेगा, क्योंकि एसिड रेन में क्या होता है, H2SO4 आता है, H2NO3 आता है। अच्छा, एसिड रेन का पीएच वैल्यू तुम मुझे बताओगे, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन, या पीएच रेंज क्या है? तुम्हें बताया है क्लास में, ढूंढ के भी बताओ मुझे, व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ एसिड रेन। बट लिमिटेशंस क्या है, काफ़ी हाई कॉस्टली होता है, अराउंड 1.2 करोड़ लगता है एक इंस्टॉलेशन में। वाटर यूजेज इंक्रीज हो जाता है, एनर्जी कंजम्पशन भी है, वेस्ट मैनेजमेंट करने में भी दिक्कत है। तो ये सब कुछ इसके कॉन्स हैं या लिमिटेशंस हैं। तो दोनों प्रॉस एंड कॉन्स याद रखिएगा, ये आपके मेंस के आंसर राइटिंग में आपके लिए यूजफुल होगा, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज टेलिस्मन साब्रे। टेलिस्मन साब्रे एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, मतलब जिसमें यहाँ पे वैसे द हिंदू ने लिखा है बाईलेटरल, बट दिस इज नॉट एक्चुअली बाईलेटरल, ये बाइनियल है, 2 साल में एक बार किया जाता है। मल्टीलेटरल है। पहले यूएसए ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट किया, बट अब यूएसए ऑस्ट्रेलिया के अलावा देख सकते हो आप इतने सारे नेशंस ज्वाइन करते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया भी साथ में। ठीक है, यहाँ पे इस न्यूज आर्टिकल पे ध्यान दो, अराउंड 19 नेशंस, ये देखिए यहाँ कर्सर को देखिए, 19 नेशंस, 19 नेशंस ज्वाइन कर रहे हैं, और ये 11th एडिशन है टेलिस्मन साब्रे का। तो पहला स्टेटमेंट क्या है टेलिस्मन साब्रे का, दैट इट इज ए बाईएनियल मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज। बाईएनियल मतलब 2 साल में किया जा रहा है, मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, को लेड बाय ऑस्ट्रेलिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स सिंस 2005। करेक्ट है जी। द ऑब्जेक्टिव इज टू इनहेंस कॉम्बैट रेडीनेस एंड इंटरऑपरेटिबिलिटी अमंग पार्टिसिपेटिंग आर्म्ड फोर्सेस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो हम इंडो पैसिफिक रीजन में हैं, हम पार्टिसिपेट करते हैं। करेक्ट। सो एक्सरसाइज टेलिस्मन साब्रे मल्टीनेशनल बाईएनियल एक्सरसाइज हो गया, 2 साल में एक बार ऑर्गेनाइज किया जाता है, 2005 से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव हम देख चुके हैं, कॉम्बैट रेडीनेस बढ़ाना, ऑपरेटिबिलिटी को, इंटर ऑपरेबिलिटी को और इंक्रीज करना, स्ट्रेंथ बढ़ाना इंडो पैसिफिक रीजन में। इसमें मल्टी डोमेन एक्सरसाइज होते हैं, लैंड, एयर, सी, साइबर, सब टाइप के एक्सरसाइजेज किए जाते हैं। ठीक है, की फीचर की हम बात करें तो 2025 का ये जो एडिशन हो रहा है ना, ये अब तक का सबसे बड़ा एडिशन होने वाला है, लार्जेस्ट है, क्योंकि इसमें अराउंड 35,000 मिलिट्री पर्सनल 19 नेशन से पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इवन दूर दूर से लोगों को भी, मतलब कई नेशंस को इंक्लूड किया गया है जो इंडो पैसिफिक में नहीं है, उनको भी इंक्लूड किया जाएगा, जैसे पापुआ गुइनिया को भी इंक्लूड किया जा रहा है। इसके बारे में वर्ल्ड मैप पे चेक करो, डज इट ए पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक, क्या ये इंडो पैसिफिक का पार्ट है, पापुआ न्यू गिनिया?
स्ट्रेटेजिक आउटकम क्या होगा? ऑब्वियसली रीजनल रिस्पांस कैपेबिलिटी को बढ़ाया जाएगा इंडो पैसिफिक रीजन में। इंडो पैसिफिक रीजन के बाहर के नेशंस को भी जब वेलकम किया जाता है कि वो भी ज्वाइन कर सके, तो एक जो इंटर रीजनल कोऑर्डिनेशन है ना, वो भी इंक्रीज होती है। दैट्स वाई इट्स रियली कमेंडेबल, एक अच्छी एक्सरसाइज है। तलिस्मन साबरे काफ़ी लार्ज लेवल पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लाइन टेल्ड मैसेक पर। लाइन टेल्ड मैसेक ये हमेशा न्यूज़ में रहता है, पहले भी मैंने बोला ना, ये यूपीएससी का फेवरेट स्पीसीज है। चलिए देखते हैं कितना फेवरेट है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, एक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। क्या प्रोजेक्ट है? श्रावथी प्रोजेक्ट, जिसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिलता है बट एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी साथ में रहते हैं। सो क्या है ये श्रावथी प्रोजेक्ट, किस रीजन में है और क्या इसको लेकर कंसर्न्स हैं? लेट्स स्टडी इट। सबसे पहले हम लाइन टेल्ड मसक पर आएंगे। तो हमारा लाइन टेल्ड मसक से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट, इट इज एंडेमिक टू, मतलब ये प्राइमरली कहाँ मिलता है? वेस्टर्न घाट वाले रीजन में, इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। एकदम करेक्ट। इट इज प्राइमरली अर्बोरियल, मतलब ये मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी जो एक्टिविटी है ना वो किस पे बिताता है? ट्रीज के ऊपर बिताता है। फर्गिवोरस एंड अवॉइड्स ह्यूमन कॉन्टैक्ट बाय लिविंग हाई इन फॉरेस्ट कैनोपी। ह्यूमन कॉन्टैक्ट अवॉइड करते हैं। वैसे भी जानवरों को ह्यूमन से क्या ही प्यार है, ह्यूमन उन्हें बेचारे बार बार परेशान करने पहुंचे जाते हैं। द स्पीसीज इज लिस्टेड एट इंडेंजर्ड। स्पीसीज जो है ये इंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में लिस्टेड है। IUCN के रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में ये स्पीसीज लिस्टेड है। साथ ही साथ प्रोटेक्टेड है शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। एकदम करेक्ट बात है जी कि इंडेंजर्ड स्पीसीज भी है, IUCN स्टेटस याद रखना है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में भी आता है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट, तीनों करेक्ट। ये रहा हमारा लाइन टेल्ड मसक, क्यूट सा दिखने वाला ये प्राणी। अब हम इस क्यूट से दिखने वाले प्राणी की बात करें तो इसको वंडरलू या बियर्डेड मंकी के रूप में भी जानते हैं। ये देखो अच्छे से बड़ी सी दाढ़ी वाले बाबा की तरह इसने दाढ़ी रखी है। एंडेमिक है, मतलब ये प्राइमरली किस रीजन में मिलेगा? वेस्टर्न घाट में। तो वेस्टर्न घाट के कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु वाले रीजन में मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये जो फर वाला ये जो हमारा ये लाइन टेल्ड मसक है, दोनों सेक्सेस मतलब मेल फीमेल दोनों के लुक ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। एक बड़ी सी पूंछ होती है इसके लाइन टेल्ड मसक की। और फीचर्स बनाते हैं लाइन टेल्ड मसक का। तो लाइन टेल्ड मसक के हैबिटेट की बात करेंगे, जंगलों में ये जनरली पाया जाता है, मानसून फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में भी पाया जाएगा। एर्बोरियल है, मतलब अपने मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी ट्री पे बिताता है। डायोर्नल है, ज़्यादा एक्टिव दिन के टाइम में होता है। एलिवेशन रेंज की बात करें तो अराउंड 600 से 1800 मीटर सी लेवल तक में इस फॉरेस्ट में ये पाया जाता है। ह्यूमन अवॉइडेंस करता है, मतलब एक्चुअली में ये जो हमारे लाइन टेल्ड मसक्स हैं इन्हें ह्यूमन कॉन्टैक्ट पसंद नहीं होता है उतना। डाइटरी हैबिट्स की बात करें तो फर्गीवोरस है, फ्रूट्स खाता है यूजुअली, साथ ही साथ लीव्स, स्टेम्स, कभी कभी फंगी वगैरह को भी या इंसेक्ट्स को भी खाने का काम करता है। IUCN स्टेटस पहले हम देख चुके हैं, इंडेंजर्ड, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है और शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में है, मतलब हाईली प्रोटेक्टेड स्पीसीज। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो इसको कई टाइप के थ्रेट हैं, जैसे कई लोग इसका पोचिंग करते हैं ड्यू टू सम सुपरस्टिशंस की इसके बॉडी का ये यूज है, और भी कई सारे एनिमल्स ट्रेड के लिए या इन एनिमल बॉडीज के ट्रेड के लिए कई सारे इलीगल ट्रेड होते हैं। श्रावथी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो श्रावथी वैली लाइन टेल्ड मसक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका में लार्जेस्ट नोन रीजन है जहां पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन टेल्ड मसक को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। श्रावथी कहाँ पर है? कर्नाटका में। देन ये कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन, कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैंने तुम्हें दिया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, जहां पे हम बात कर रहे थे किसकी? बेस्टाइल डे की। अब ये बेस्टाइल डे जुलाई 14 को सेलिब्रेट किया जाता है 1789, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांस में चलता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि एक्चुअली में इंस्पायर्ड किससे था? इट वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम अमेरिकन रिवॉल्यूशन। कहाँ से इंस्पायर्ड है जी? अमेरिकन रिवॉल्यूशन से। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इट लेटर मोटिवेटेड अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ना जी ना, अमेरिकन रिवॉल्यूशन तो एक्चुअली इससे पहले हो रहा है और उसने इंस्पायर किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन को कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन में ब्रिटिश जैसे बड़े पावर को हटाया गया, तो फ्रांस में भी लोगों ने सोचा कि हमारा ये जो राजा है जो हमारे ऊपर इतना जुल्म ढाला है हम उसको भी हटा सकते हैं, और इस तरह से उन्होंने बेस्टाइल पर अटैक किया जो कि एक प्रिजन हाउस के रूप में यूज होता था। यहाँ से प्रिजनर्स को फ्री किया गया, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को। वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस में जब मैं यूपीएससी के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस लूँगा आपको पढ़ाऊंगा बेस्टाइल प्रिजन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को फ्री किया जाता है इस प्रिजन हाउस से, बेस्टाइल से। ये एक टाइप से फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बड़ा रिमार्केबल इंसिडेंट था। नेपोलियन बोनापार्टे आगे जाकर फ्रांस में पावर को सीज करते हैं और नेपोलियन एरा भी शुरू करते हैं, जिसका एक थ्रेट हमें दिखा कि इंडिया में सब्सिडरी अलायंस ब्रिटिश साइन कर रहे थे। पढ़ा है ना हमने सब्सिडरी अलायंस मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस में कि सब्सिडरी अलायंस नेपोलिक थ्रेट को भी रोकने के लिए किया गया था। वन ऑफ दैट पर्पस वॉज इट, इसका एक पर्पस है ये भी था। सो 1 and 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस। और यहाँ पे आप जो ये डिवाइस देख रहे हो खतरनाक सी डिवाइस, इसको गिलेटिन बुलाते हैं।
स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना क्या है, गिलेटीन। ये यहाँ पे ब्लेड लगा होता था, यहाँ पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स का सर रख के खचाक करके काट देते थे। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ना ये एक बड़ा वायलेंट फेज भी गुजरता है, गिलेटीन। दूसरा क्वेश्चन था इंडिया के नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड, जहां पे मैंने आपको दो टर्म दिए थे, क्विट इंडिया एंड साइमन गो बैक, और मैंने पूछा था इन दोनों टर्म का क्वाइन किसने किया, एम के गांधी ने। ना जी ना, ऑब्वियसली क्विट इंडिया मूवमेंट को लीड कर रहे हैं एम के गांधी, लेकिन क्विट इंडिया नाम का स्लोगन बताना, साइमन गो बैक नाम का स्लोगन बताना, ये स्लोगन देने का काम कर रहे थे यूसुफ मेहर अली साहब। यूसुफ मेहर अली साहब ने ये दोनों स्लोगन दिया था, जैसे साइमन गो बैक के बारे में, और मुझे अच्छा लगा मद्रास सेशन 1927, इसके मैंने प्रेसिडेंट के बारे में पूछा था, तो तुम में से कई स्टूडेंट ने एम ए अंसारी नाम भी ढूंढकर बताया, बहुत अच्छा लगा। और ये सिंसियरिटी देखा हो, मुझे एक्चुअली सबसे आंसर की उम्मीद है, सब लोग आंसर नहीं करते हो, पता नहीं क्या काम चोरी है तुम लोगों में। ये काम चोरी खत्म करो, है ना, मेहनत करो, जो होमवर्क दिया जाता है वो ढूंढो, तुम मेहनत करो। मद्रास सेशन में साइमन कमीशन को पूरी तरह से बॉयकॉट करने का डिसीजन लिया गया, और ये जो स्लोगन था ना, ये स्लोगन क्वाइन करने वाले, मतलब स्लोगन बनाकर देने वाले यूसुफ मेहर अली साहब है। क्विट इंडिया नाम का स्लोगन भी बनाकर देने वाले यूसुफ मेहर अली साहब है। मूवमेंट लॉन्च किया था महात्मा गांधी ने, बट यहाँ पे हम स्लोगन क्वाइन की बात कर रहे हैं, तो वो तो एम के गांधी नहीं थे ना, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। दूसरा, यूसुफ मेहर अली साहब इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के एक सोशलिस्ट लीडर भी थे और मुंबई के मेयर भी बनते हैं, दोनों, ये दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो आंसर हमारा क्या होगा, बी ओनली। आज के लिए आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन पहला है, जो मैंने तुम्हें अभी संगम पीरियड के बारे में बताया या अलवार नैनार सेंट्स के बारे में बताया था, उस सेशन को, उस पॉइंट को भी अच्छे से सुन लोगे फिर से जाकर, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, और थोड़ा सा अपने तरफ से मेहनत करनी होगी, होमवर्क। और दूसरा क्वेश्चन है आपसे बक मून से रिलेटेड। गुरु पूर्णिमा का मौका अभी था, और आप सबके गुरु पूर्णिमा के विशेष हमें मिले। हम भी अपने गुरुओं को याद करते हैं, जिन गुरुओं ने हमें सिखाया और अभी भी सीख रहे हैं। जिंदगी भी अपने आप में गुरु है, माँ गुरु है, पिता गुरु है। ये गुरु पूर्णिमा और बक मून रिलेटेड है, तो बक मून के बारे में आज गूगल अंकल से जाकर थोड़ा सा पढ़िए, और फिर मुझे बताइए व्हाट डू यू मीन बाय बक मून, आप बक मून से क्या समझते हैं, ठीक है, और फिर इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ये आज के प्री सिक्योर के सेशन के टॉपिक्स थे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए। कल के प्री सिक्योर के सेशन में फिर से हम लोग नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।